क्या किसी देश का संविधान वहाँ की शांति की गारंटी दे सकता है, या फिर उस देश की शांति वहाँ रहने वाले बहुसंख्यक समाज के डीएनए और उनकी संस्कृति पर निर्भर करती है? दक्षिण एशिया के राजनीतिक मानचित्र पर वर्ष 2024-25 उथल-पुथल का काल रहा है। एक तरफ नेपाल है, जहाँ की जेन जी ने व्यवस्था बदली और फिर हाथ में झाड़ू थाम ली। दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहाँ क्रांति की आड़ में अल्पसंख्यकों के लहू से सड़कें लाल हो गईं। पहले बात करते हैं नेपाल की। 81% हिंदू आबादी वाला यह राष्ट्र, यहाँ भी युवा सड़कों पर उतरा। गुस्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ था, इंटरनेट पर लगी पाबंदियों के खिलाफ था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, नेपाल के युवाओं ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस युवा पीढ़ी ने सड़कों पर टायर जलाए थे, वही अगले दिन हाथ में झाड़ू और पेंट ब्रश लिए सड़कों की मरम्मत कर रही थी। यह संघर्ष व्यवस्था से था, विरासत से नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की जड़ें इतनी गहरी दिखीं कि अराजकता को पनपने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ संघर्ष सत्ता से था, समाज से नहीं। यह है वसुधैव कुटुंबकम का व्यावहारिक उदाहरण, जहाँ बहुसंख्यक समाज अपनी सांस्कृतिक चेतना में इतना परिपक्व है कि वो लोकतंत्र को अराजकता में बदलने नहीं देता। इसके उलट बांग्लादेश में सत्ता विरोधी आंदोलन बहुत जल्द एक अलग ही दिशा में चला गया। यहाँ भी शुरुआत आरक्षण विरोध और छात्र शक्ति के नाम पर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन जिहादी सोच की भेंट चढ़ गया। इस कथित सत्ता विरोधी आंदोलन को सांप्रदायिक हिंसा में बदलते देर न लगी। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू महिलाओं से बर्बरता होने लगी। इस अराजकता ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यह केवल राजनीतिक आंदोलन था या जिहादी सोच का परिणाम। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक महिला प्रधानमंत्री के निजी वस्त्रों को बांग्लादेश के युवा जीत की ट्रॉफी की तरह लहरा रहे थे। और इसके बाद सबसे भयावह रहा हिंदू अल्पसंख्यकों का नरसंहार, मंदिरों में तोड़फोड़, दीपू दास जैसे युवाओं की हत्या और महिलाओं के साथ बर्बरता। यहाँ जनसांख्यिकी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1951 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 22% थी, जो 2022 तक घटकर मात्र 7.95% रह गई है। आंकड़े गवाही देते हैं। जब जब हिंदू आबादी एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से नीचे गई है, वहाँ सत्ता विरोध अक्सर पहचान विरोध में बदल जाता है। कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो पड़ोसी देश, एक ही जैसी क्रांति और एक ही उम्र के युवा, फिर भी एक देश निर्माण की राह पर है और दूसरा शमशान क्यों बनता जा रहा है? क्या धर्मनिरपेक्षता का असली रिमोट कंट्रोल संविधान के पास नहीं, बल्कि समाज के धर्म के पास है? दिसंबर 2025 के आखिरी 15 दिन नेपाल में भारत के साथ व्यापारिक समझौते हो रहे थे, पर्यटन पर चर्चा हो रही थी। लेकिन बांग्लादेश में वहाँ स्कूल कॉलेजों पर कट्टरपंथियों का कब्जा और हिंदू बस्तियों में चीख पुकार मची थी। नेपाल ने बांग्लादेश की हिंसा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मुकदर्शक बनी रही। यह अंतर साफ करता है कि हिंदू बहुसंख्यक समाज न केवल सहिष्णु है, बल्कि वह लोकतंत्र का असली रक्षक भी है। निष्कर्ष स्पष्ट है, धर्मनिरपेक्षता केवल कागजों पर लिखी इबारत नहीं है। यह उस समाज की संस्कृति से आती है जो विविधता को स्वीकार करना जानता है। नेपाल की शांति और बांग्लादेश का जलना भारत के लिए एक बड़ा सबक है कि जनसांख्यिकीय संतुलन ही शांति का असली आधार है। आप क्या सोचते हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता बहुसंख्यक समाज के स्वभाव पर टिकी होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतिहास गवाह है, जहां जनसांख्यिकी डेमोग्राफी बदली, वहां लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। क्या भारत को बांग्लादेश के इन 15 दिनों से सबक लेने की ज़रूरत है? अपनी राय पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में साझा करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।